वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। पूरे एक साल के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम। फरवरी 2023 से स्टार्ट किया था और जनवरी 2022 तक का कंप्लीट करना है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने जो है लास्ट वीडियो में अगस्त तक का देखा था, फिर जुलाई का स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट न्यूज़ देखी थी वो थी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के उपविभाजन की एक नई नीति बनी है। तो इस नीति से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन और नई औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए औद्योगिक भूखंडों के उपविभाजन के लिए बहुप्रतीक्षित नई नीति में जो है संशोधित करके इसको मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने बोर्ड को मंजूरी के बाद संशोधित नीति को कार्यतर अनुमोदन के लिए सरकार के पास भेज दिया है। साथ ही राज्य कैबिनेट की अनुमति की प्रत्याशा में इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। गाजियाबाद में लगभग 200-300 एकड़ अनुपयोगी पड़े भूखंड पर छोटे भूखंड बनाकर दूसरे उद्यमियों को उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बाद आगे दिया गया है, प्राधिकरण के एक अधिकारी ने यहाँ बताया कि बोर्ड ने ऐसे भूखंडों के उपविभाजन की अनुमति का फैसला किया है जिन पर कम से कम 4 वर्ष से औद्योगिक इकाई संचालित है। कुछ मामलों में शर्तों के साथ छूट का भी प्रावधान किया गया है। तो ये सब कुछ इस नीति में बताया गया है। यदि उपविभाजित क्षेत्र 25 एकड़ तक का है तो इसके लिए गठित समिति की सिफारिश पर प्राधिकरण के सीईओ मंजूरी देंगे और यदि उपविभाजित क्षेत्र 25 एकड़ से ज़्यादा है तो इसे प्राधिकरण बोर्ड मंजूरी देगा। तो अगर 25 एकड़ तक का है तो मंजूरी के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? जो प्राधिकरण है उसके सीईओ के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 25 एकड़ से ज़्यादा की भूमि है और उसका विभाजन करना है तो इसकी मंजूरी के लिए प्राधिकरण बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। तो ये इस नीति में बताया गया है। इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं। 4000 वर्ग मीटर के भी भूखंड विभाजित होंगे जिन पर 4 वर्ष तक इकाई संचालित रही हो। कोई भूखंड 18 मीटर रोड पर होना चाहिए। न्यूनतम 450 वर्ग मीटर के भूखंड सृजित किए जा सकेंगे। आंतरिक विकास के लिए 18 से 36 महीने का समय दिया जाएगा। चरणबद्ध विकास देखा जाएगा। आवंटित भूखंड जो होगा उसका अधिकतम 75% विभाजित किया जाएगा। भूखंडों की बिक्री को 2 से 3 वर्षों का समय मिलेगा और इसके बाद समय विस्तार की सुविधा भी दी गई है। अगर उतनी समय अवधि में 2 से 3 साल में भूखंड नहीं बिकते तो और समय भी विस्तारित किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है। अगला जो तथ्य दिया गया है, उपविभाजन शुल्क प्रचलित दर पर 7.5 से 20% तक होगा और 50% अनुमोदन के साथ 50% पूरा करने पर भी देना होगा। ठीक है, तो 50% शुल्क अनुमोदन के साथ समय पर देना होगा और 50% शुल्क पूरा करने पर, जब वो काम पूरा हो जाए। और इसके बाद है, विभाजित भूखंड पर एनसीआर में हस्तांतरण शुल्क प्रचलित जो रेट होगी उसका 15% और एनसीआर से अलग क्षेत्रों में, जो दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है यहाँ पर, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है, अगर एनसीआर के अंतर्गत है वो तो उसका जो प्रचलित दर का 15% होगा और एनसीआर से अलग क्षेत्र है तो वहाँ पर 10% तक जो है शुल्क रहेगा। कुछ शर्तों के साथ उपविभाजित भूखंड के भी उपविभाजन की सुविधा दी गई है। परिवार साक्षीदार के से जुड़े भूखंड के विभाजन में उपविभाजन की अर्हता में छूट, कॉमन एरिया सरेंडर ना किया जाए तब तक रखरखाव किया जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों के तहत परिभाषित मेगा या फिर अधिक निवेश के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए भूखंड के उपखंड के मामले में भी छूट दी जाएगी। तो ये सब इस नीति से संबंधित प्रावधान है जिसके बारे में हमने जाना। औद्योगिक भूखंडों के उपविभाजन की एक नई नीति आई है जिसको मंजूरी मिल चुकी है, लागू भी हो गई है और उससे संबंधित ही जानकारी देखी। इसके बाद अगला जो दिया गया है, अगला तथ्य दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके बारे में पढ़ते हैं। 5 और 6 मई 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने लखनऊ में NHAI के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश के पूर्व और पश्चिम उत्तराखंड और बिहार के अन्य क्षेत्रीय हितधारकों के साथ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण समझौता जो MOU है उन पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग की अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए योगदान देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अवसंरचना से संबंधित है 2 MOU साइन किए गए। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों ने पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देने का वादा किया। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि मिलजुल कर वृक्षारोपण करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर। अब कौन कौन इसमें सहायता करेगा? स्वयं सहायता समूह होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सहायता करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी करेगा कुछ सहायता और वहाँ के जो आसपास के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन होंगे उसके तहत ये काम किया जाएगा।
प्रदेश में यह पहल जो है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी शुरू की जाएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अभी की गई, ऐसी ही पहल अन्य राज्यों में भी होगी। अन्य राज्यों के जो राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, नेशनल हाईवेज होंगे, वहां पर भी ये वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। दूसरा समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर NHAI और अम्मन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ। दोनों संस्थाओं ने उच्च कौशल प्राप्त कार्यबल का एक समूह बनाने के लिए सहयोग किया है, जो राजमार्ग निर्माण, पुनर्वास, रखरखाव से संबंधित उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो दो समझौते हुए हैं, दो समझौते में एक तो वृक्षारोपण वाला और दूसरा ये वाला हुआ। ठीक है, अगला जो तथ्य दिया गया है, वित्त वर्ष 2021-22 में NHAI ने सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। वर्ष के दौरान NHAI ने कुल 6,306 किलोमीटर की परियोजनाओं का कार्य सौंपा है, जो पिछले 3 वर्षों में प्राधिकरण द्वारा दी गई निर्माण की सबसे अधिक लंबाई है। सौंपी गई परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत जो है 2.47 लाख करोड़ रुपए है। निर्माण में भी NHAI ने पिछले 3 वर्षों में एक वित्तीय वर्ष के लिए निर्मित परियोजनाओं की अधिकतम लंबाई की उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2021-22 में NHAI ने कुल 4,325 किलोमीटर लंबाई का निर्माण भी किया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के 4,218 किलोमीटर और वित्त वर्ष 2019-20 के 3,979 किलोमीटर की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। इसका जो है प्रीवियस ईयर का डेटा और आगे आने वाली चीज़ों के बारे में सारा कुछ इसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष कितना क्या अधिक रहा, कितना क्या निर्माण किया गया, ये सारा कुछ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ठीक है, अब जब वृद्धि हुई है, सड़कों का निर्माण ज़्यादा हुआ है, तो काम तो कर ही रहा है। पिछले 8 वर्षों में NHAI ने 1 लाख करोड़ रुपए की कुल 2100 किलोमीटर लंबाई की 31 परियोजनाओं को पूरा किया है। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर या तो 4 लेन या फिर 6 लेन हाईवे है। ठीक है, जो 4 लेन हाईवे होते हैं और जो 6 लेन हाईवे हैं, तो ये बताए गए हैं कि अधिकांशतः इनका निर्माण किया गया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 73,000 करोड़ रुपए लागत की कुल 2,200 किलोमीटर लंबाई की 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन अधीन है। ठीक है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी चल रहा है काम, जिन पर प्राधिकरण की योजना अगले 3-4 वर्षों में लगभग 63,000 करोड़ रुपए की लागत से और लगभग 1,800 किलोमीटर राजमार्ग विकसित करने की है। तो ये 3-4 अगले आने वाले सालों में है। 63,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है और 1,800 किलोमीटर राजमार्ग का विकास और करना है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया गया। इसके बाद हुनर हाट के बारे में जानते हैं। हुनर हाट का 41वां संस्करण आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के आगरा में 18 मई से 29 मई 2022 तक ये चला। कला की प्रशंसा और कौशल का वैभव, एक प्रभावी अभियान हुनर हाट का 41वां संस्करण आयोजित किया गया। याद रखिए कहाँ पर, आगरा में। आगरा में ताजगंज के शिल्पग्राम में आयोजित इस 12 दिवसीय हुनर हाट में देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक कारीगर और शिल्पकारों ने भाग लिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रो SP सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के अन्य वरिष्ठ मंत्री, सांसद, विधायक, इन सब ने 19 मई 2002 को हुनर हाट कौशल कुबेर का कुंभ का औपचारिक उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया गया था कब? 19 मई को। 18 से 29 मई को ये चला। ठीक है, इसके बाद जानते हैं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। टाटा समूह की बुनियादी ढांचा और निर्माण शाखा टाटा प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला है। तो किसको दिया गया? टाटा समूह को दिया गया। टाटा का ये प्रोजेक्ट रहेगा जेवर में, अंतर्राष्ट्रीय जो है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? नोएडा में। इसके अलावा इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं। अनुबंध के एक हिस्से के रूप में टाटा प्रोजेक्ट्स टर्मिनल, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, उपयोगिताओं, लैंडस्लाइड सुविधाओं और हवाई अड्डे पर अन्य सहायक भवनों यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण भी करेगा। इसके अलावा YIAPL स्विस डेवलपर ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% सहायक कंपनी है और इसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया है। 2019 में ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG ने हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए भी बोली जीती थी। ठीक है, तो ये बताया गया है हवाई अड्डों के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने NIA के विकास को शुरू करने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को YIAPL के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 1,334 हेक्टेयर में फैली ग्रीनफील्ड सुविधा में पहले चरण में 5,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 12 मिलियन यात्रियों को प्रति वर्ष संभालने की क्षमता के साथ एक
एकल रनवे का संचालन होगा, तो यहाँ पर ये निर्माण कार्य किया जाएगा। YIAPL ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का चयन किया है। ठीक है, कंपनी को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की डिजाइन, खरीद, निर्माण ये प्रदर्शित करने के अनुभव के साथ 3 शॉर्ट लिस्टेड टीमों के में से चुना गया है। डेवलपर के अनुसार नए हवाई अड्डे का जो निर्माण है 2024 तक ये चालू होने की उम्मीद है। 2024 तक उम्मीद है कि ये कंप्लीट करके चालू भी करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नोएडा के बारे में बताया गया है। याद रखें किसको मिला है, टाटा का प्रोजेक्ट है। कहाँ पर हो रहा है, नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे, कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, इनके बारे में जानते हैं। प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे और पद्मश्री धारक, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का हाल ही में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा शहर में हुआ था। रमाकांत शुक्ला दिल्ली में देववाणी परिषद के संस्थापक रहे हैं और महासचिव भी थे। साथ ही साथ संस्कृत में एक त्रैमासिक पत्रिका आती थी, अर्वासिन संस्कृतम, ये इनकी त्रैमासिक पत्रिका थी। त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक बार आती थी, 3 मंथ में एक बार ये आती थी। ठीक है, तो इसके संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक यही थे। साहित्यिक और संस्कृत संगठनों द्वारा उन्हें संस्कृत राष्ट्र कवि, कवि रत्न, कवि शिरोमणि की उपाधियों से सम्मानित भी किया गया और भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2009 में उन्हें संस्कृत श्रेणी के तहत राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और उन्हें एक कविता थी मामा जननी, इसके लिए संस्कृत श्रेणी के तहत 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य का क्षेत्र का काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी इनको मिला। ठीक है, पद्मश्री भी मिला। इनका नाम पूछ सकते हैं, जो कि हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, अगला जो आगे हमें देखना है उत्तर प्रदेश के वन लाइनर करंट अफेयर, इसको हम देखेंगे और इस प्रकार से वन लाइनर कंप्लीट करने के बाद हमारा जो करंट अफेयर है 1 साल का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपका उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके का रिवीजन स्टार्ट हुआ है। टॉप 500 MCQ आपको लगवाए जा रहे हैं, तो वो सीरीज आप जरूर कंप्लीट कर लें। उससे आपका यूपी जीके स्टैटिक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले गए हैं। यूपी जीके के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं UPPSC प्रीलिम्स में, वो भी आपके उसमें मिल जाएंगे, तो उसको जरूर आप देखते रहें, उसको स्किप ना करें, उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा स्टैटिक का पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उत्तर प्रदेश का स्टैटिक का। और अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं करंट अफेयर के, तो वो भी आप चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मोर अपडेट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी 30 डेज का हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें 780 पेज का मटेरियल दिया गया है, इतना पढ़कर आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी मेहनत करने की आप में दम है और अभी भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कट ऑफ आपको क्लियर करना है प्रीलिम्स का, तो बस आपको जो है दिन के 14 से 15 घंटे आप पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको इतना मटेरियल कंप्लीट करना है तो। लेकिन हाँ, कर सकते हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इतना पढ़ के आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।